तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाई जाती है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको साथों संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या अलग अलग स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसको संयुक्त स्वर ही तो कहेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए अगर से आ जाए तो वहां पर करण कारक होगा या अपादान कारक होगा। अगर साथियों जुदा हो रहा है, दो चीजें अलग अलग हो रही तो वहां पर अपादान कारक होगा। लेकिन अगर दो चीजें आपस में मिलन हो रहा है तो वहां पर करण कारक होगा। तो यहां पर बस और बच्चे का मिलन हो रहा है तो इसलिए यहां पर आपका करण कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको साथियों तत्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि अनुकरणीय में प्रत्यय जो है वो आपको बताना है। साथियों सभी के सभी बहुत शानदार सवाल है, बस आपको देखते जाना है, आपको मजा आ जाएगा आज के इस वीडियो में। तो अनुकरणीय में जो प्रत्यय लगाए साथियों मेरे हिसाब से ये लगाए। क्या लगा, देखिए अनु लग नहीं सकता, कर्ण लग नहीं सकता और ये छोटी ई वाले थोड़ी ना, बड़ी ई वाला यहां पर आएगा ये। उसके बाद देखिए अगला सवाल के निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि अंतरराष्ट्रीय। देखिए अगर आपको आंसर दिख रहा है ना तो उसको आप इग्नोर करेंगे, अपना आंसर बताएंगे आप लोग। तो यहां पर अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है, मेरे हिसाब से जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है साथू वैसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए कभी कहीं कहीं पर आपको अंतरराष्ट्रीय ऐसे भी क्या देखने को मिला है, ठीक ऐसे मैक्सिमम ज्यादा बार अगर ये सवाल आता है और जो ऑफिशियल आंसर बताया गया है वो यही बताया कि अंतरराष्ट्रीय, जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो द्वंद्व कैसे लिखा जाता है, देखिए ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं है। मैं कहूंगा द्वंद्व जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है, मुझे बताइए। तो पॉकेट की अगर बात करें और पॉकेट मार की अगर बात करें कौन सा समास है, कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा साथियों पॉकेट को मारने वाला, यानी कि यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कोप शब्द का कौन सा पर्यायवाची है, तो कोप का पर्यायवाची इसमें से अमर्ष हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। आंखें दिखाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों, स्वागत करना, लज्जित करना, सावधान करना या क्रोध से देखना। आंखें दिखाना यानी कि क्रोध से देखना, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों कैसे लगे आपको हिंदी के सवाल। अब बिहार जीके के साथियों कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देख लेते हैं और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर आयोजित किया जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पशु मेला कहां पर आयोजित किया जाता है, मैं कहूंगा बिहार में आयोजित किया जाता है। बिहार में कहां पर आयोजित किया जाता है, सोनपुर में। बिहार के सोनपुर में ही पशु मेले का आयोजन किया जाता है जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मैं कहूंगा बिहार में साथियों कौन सा खनिज पाया जाता है, मैंगनीज भी पाई जाती है बिहार में, स्टोन पत्थर भी पाया जाता है, पायराइट भी पाई जाती है। इसलिए आपका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों कुछ क्वेश्चंस की अगर बात करें वो जैसे कि कुछ इसमें आंसर आपको नहीं दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत नीचे आंसर है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या टाइपिस्ट ने किया है, वो आंसर को नीचे रखना भूल गया है, उसने जस्ट क्वेश्चन के नीचे रख दिया है। तो इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन भी आपके सामने होता है और उसका आंसर भी आपके सामने होता है, लेकिन आप उसको इग्नोर करिए, आप उसको अभी इग्नोर करिए, ठीक है। चलिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि बिहार का कौन सा जिला लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये आपको याद रखना है कि मुजफ्फरपुर जो है यहां पर लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखिए करके सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन थे, तो सुलभ शौचालय के संस्थापक विंदेश्वर पाठक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि लोक नायक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो लोक नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव या राम मनोहर लोहिया। तो जयप्रकाश नारायण का नाम आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, कहने कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, तो मैं कहूंगा साथियों करसेला आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कोसी नदी बिहार के करसेला नामक शहर में गंगा नदी से मिलती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि किस तारीख को ओडिशा को बिहार से पृथक करके
प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो ये काम तो 1936 में हुआ था, 1936 यानी कि 1 अप्रैल 1936 में साथियों ये काम हुआ था। ये भी बहुत शानदार सवाल है करके, कौन सा राज्य बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उत्तर प्रदेश आपको मालूम होना चाहिए, बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद देखिए बिहार का पहला स्टेडियम पटना में बनाया गया था, बिल्कुल, इसका नाम क्या है, तो इसके नाम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा मोइन उल हक स्टेडियम इसका नाम है। क्या मोइन उल हक इसका नाम है, जो बिहार का पहला स्टेडियम था, पटना में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों या देशों की संयुक्त परियोजना है, तो मैं कह सकता हूं ये तो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो गंडक परियोजना जो है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये बिहार और नेपाल, तो मैं कहूंगा गंडक परियोजना ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसमें बिहार है और एक देश नेपाल है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी 26 मील और 385 गज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 142वां सदस्य बना था, ये किस महादेश में स्थित है, तो ये तो साथियों अफ्रीका में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये अफ्रीका में स्थित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, पूछा आपसे जा रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। तो किनकी बात चल रही है साथियों, डॉक्टर सीवी रमन की बात चल रही है। यानी कि ये एक ऐसे वैज्ञानिक है, इनको नोबेल पुरस्कार तो मिला था, भारत रत्न भी साथियों इनको मिला था। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो किस महाद्वीप की बात चल रही है, मैं कहूंगा किस महाद्वीप की बात चल रही है, यूरोप महाद्वीप की बात चल रही है। यानी कि यूरोप महाद्वीप को ही साथियों विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, बताइए। यानी कि किस चीज का भारत निर्यात करता है, दूसरे देशों में वो चीजें पहुंचाता है, तो मैं कहूंगा कपड़े का सबसे बड़ा निर्यातक है अपना देश भारत। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, तो ये सवाल साथियों इसका जवाब की अगर बात करें तो हवाई द्वीप आपका जवाब हो जाएगा। क्यों हवाई द्वीप आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच है, तो हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो ये सवाल साथियों याद रखिएगा, ये आएगा सवाल आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल आएगा, तो इस सवाल की अगर बात करते तो अफ्रीका महाद्वीप याद रखेंगे, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप इससे होकर कर्क रेखा, मध्य रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये बहुत शानदार सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। देखिए कह रहे कि उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है, तो भैया उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है उगते सूरज की भूमि, बिल्कुल सही। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है, तो मध्य रात्रि सूर्य की भूमि साथियों किसे कहा जाता है, मैं कहूंगा नॉर्वे को कहा जाता है, बिल्कुल सही। उसके अलावा हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, तो हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है। वज्र की भूमि किसे कहा जाता है, तो वज्र की भूमि साथियों कोरिया को कहा जाता है। इस प्रकार साथियों देखिए ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो गया। बी की अगर बात करें, बी का क्या हो जाएगा साथियों, बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। सी की अगर बात करें, सी का साथियों 2 हो जाएगा, ठीक है। और डी का क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है ये आपको बताना है। यानी कि 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 कहां पर लिखा हुआ है, 3 4 2 1 तो साथियों यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। और यहां से डिक्टो आपके साथियों 4 सवाल बनेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करते जाना है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो भारत का संविधान भारत को विधानमंडल के रूप में वर्णित करता है, या राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, या महासंघ के रूप में, मैं कहूंगा राज्यों का संघ। भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। और ये बात कौन कहता है, ये बात साथियों संविधान कहता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, बताइए। तो 15 जून 2000 को ही साथियों सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। बहुत शानदार सवाल है साथियों, आप लोगों को बताना है
कह रहे कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो मैं कहूंगा जो मैं कहूंगा प्रोटेम स्पीकर की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, इसको मत देखिए साथियों, ठीक है। कह रहे कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया? हो सकता है ये गलत होगा नहीं, लेकिन हो सकता है गलत हो। भारत के संविधान का विचार साथियों किसके द्वारा दिया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए एम.एन. राय के द्वारा ही संविधान का विचार दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो साथियों मूल कर्तव्य जो है ना वो भाग 4 के ए में है। ये जे कहां से आ गया? तो भाग अच्छा जे नहीं बल्कि ये क्या था, एक सेकेंड, ये साथियों एक है, जब तो ये 4 हो पाएगा। भाग 4 के, ठीक, भाग 4 के ए में है, क्या है? कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, आपको याद रखना। अगला सवाल देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो ये अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है? अनुच्छेद 227 की बात चल रही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। तो साथियों क्या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, या राज्यसभा के द्वारा, जनगण के द्वारा, या लोकसभा के द्वारा? तो आपको ये मालूम होना चाहिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो ये अधिकार तो साथियों सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होता है। स्थानीय सरकार के अवगुण क्या होते हैं? तो साथियों स्थानीय सरकार के अवगुण क्या? ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होना, ये स्थानीय सरकार का अवगुण है, मैं कहूंगा। हाँ ये तो है। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं की, ये भी है अवगुण, बिल्कुल साथियों है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है, ये भी एक स्थानीय सरकार की कमी है। तो मैं कहूंगा कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारी कमियां हैं स्थानीय सरकार की। उसके बाद देखिए कह रहे कि समग्र आपूर्ति की तुलना में, क्या साथियों, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि, ठीक है ना, अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इस को किसको क्या मांग जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल इसको मांग जन्य मुद्रास्फीति ही कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? भुगतान संतुलन के चालू हिस्से का हिस्सा माल का निर्यात और आयात है, मैं कहूंगा ये तो हिस्सा है। सेवाओं का निर्यात और आयात ये भी है। आय प्राप्ति और भुगतान ये भी है। पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है, क्या? व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है। नहीं साथियों, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होना चाहिए, तो कम होना चाहिए, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि आधार दर वो दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो इस आधार दर को साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का विवरण करने में कौन कौन से बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? तो वाणिज्यिक बैंकें रखती हैं साथियों, वाणिज्यिक बैंकें रखती हैं, तो वाणिज्यिक बैंकें आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो कौन थे साथियों? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक के द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो साथियों उसको आधार दर कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में आएगा कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की परमिशन नहीं होती है उसको आधार दर कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो किसको साथियों नहीं करता है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को करता है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को करता है, निर्यात आयात बैंकों इसको साथियों नहीं करता है, नहीं करता है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे के प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है, तो बताइए। तो ये साथियों जब निर्यात घटता है, जब निर्यात बढ़ता है, जब आयात घटता है, जब निर्यात से अधिक होता है, जब आयात निर्यात से अधिक होता है ना, तब साथियों प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई? तो जमींदारों के समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, मैं कहूंगा नहीं। क्या भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना की गई थी? मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों, भारतीय सेवक समाज संघ की स्थापना, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही की गई थी। अगला सवाल देखिए करके भारतीय अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि सत्यमेव जयते उक्ति ये कहां से ली गई है? तो ये साथियों कहां से ली गई है मुझे बताइए। मुंडकोपनिषद से ली गई है, बिल्कुल साथियों मुंडकोपनिषद से ही ली गई है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है? तो साथियों जो जय हिंद नारा है ना, जय हिंद, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही तो दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल ये कब शुरू किया गया था? तो साथियों कितने ईसा पूर्व में शुरू किया गया था? कि 776 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल साथियों 776 ईसा पूर्व में ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो साथियों एओ ह्यूम की अध्यक्षता में दिल्ली में, ठीक है, या एओ ह्यूम की अध्यक्षता में लाहौर में, या डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में, या कलकत्ता में? तो मैं कहूंगा बॉम्बे में किया गया था और डब्ल्यू.सी. यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था कांग्रेस का पहला, ठीक है, अधिवेशन। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र नगर के साथियों संस्थापक की अगर बात करें तो उद्दीन थे। उद्दीन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है साथियों? 21% होती है, बिल्कुल साथियों 21% होती है। उसके बाद देखिए मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है? तो मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार अगर आपसे पूछे तो वानर आपको बता देना। वानर मतलब क्या होता है? बंदर होता है। इसका मतलब क्या? बंदर होता है साथियों। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो प्रतिरक्षी गठन की अगर हम बात करें साथियों किसमें होता है? आरबीसी, रक्त प्लेटलेट्स, या रक्त प्लाज्मा कोशिका? रक्त प्लाज्मा कोशिका, यहां पर आपका ये सही जवाब हो जाएगा कि प्रतिरक्षी गठन किसमें होता है? तो रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं में ही होता है। कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है मुझे बताइए। तो मच्छर जनित रोग साथियों कौन सा नहीं है? डेंगू बुखार है, मलेरिया है बिल्कुल है। नींद की बीमारी ये साथियों नहीं हो सकता, मच्छर जनित रोग नहीं हो सकता, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए करके निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है साथियों मुझे बताइए। तो यहां पर सेल वॉल आपका जवाब हो जाएगा। सेल वॉल कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमावेश आइसोडायमेटिक होती हैं और जिसमें अंतः कोशिका स्थान होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे साथियों पैरेन्काइमा कहा जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल उसको पैरेन्काइमा कहा जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए करके LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो साथियों किस ऐप को लॉन्च किया है मुझे बताइए। आनंद नामक ऐप को लॉन्च किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये तो साथियों राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर आपका ए होगा। और रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो आपको मालूम होना चाहिए ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी साथियों बताइए। तो बैक्टीरिया की खोज क्या ल्यूवेनहक के द्वारा की गई थी? मैं कहूंगा बिल्कुल ल्यूवेनहक के द्वारा ही बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो साथियों सिर्फ 6 महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मोरमुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो क्या ये तमिलनाडु में है? नहीं। महाराष्ट्र में है? नहीं। पश्चिम बंगाल में? नहीं। ये साथियों ये गोवा में है। कहां पर है मोरमुगांव बंदरगाह? मैं कहूंगा गोवा में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है?
तो यहां पर अगर बात करें साथियों, बिहार आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बिहार राज्य भारत में कृषि पर आयकर लगाने वाला पहला राज्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी साथियों। लुप्त प्राय भारतीय स्किमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहां खोजा गया? तो साथियों, कार्बेट नेशनल पार्क नहीं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान नहीं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो भागलपुर जिले बिहार में स्थित है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो क्या ये प्लाज्मा के द्वारा या माइट्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा, गोल्जी काय के द्वारा या अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा? मैं कहूंगा बिल्कुल सही अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा साथियों ये निर्मित होते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि रस्सियां तथा गलीचे बनाने के लिए रेशा लेते हैं। तो रस्सियां तथा गलीचा बनाने के लिए रेशा लेते हैं पॉलीप्रोपिलीन का। किसका साथियों? पॉलीप्रोपिलीन का लेते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस बहुत शानदार तरीके से करंट अफेयर के भी आप लोग देख लीजिए। कहने कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित हुआ है? तो मैं कहूंगा साथियों दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ है। ये सवाल इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए कह रहे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विजेता टीम को कितनी राशि दी जाएगी? तो साथियों 20.8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब 20.8 करोड़, लगभग 21 करोड़ के आसपास। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कितने मैच खेले जाएंगे? तो साथियों कितने मैच खेले गए हैं? मैं कहूंगा 15 मैच खेले गए हैं। बिल्कुल साथियों 15 मैच खेले जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे हैं? तो रोहित शर्मा साथियों भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है साथियों? मैं कहूंगा 5वें स्थान पर रहा है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइक्रोमैक्स ने किस देश की स्टोरेज चिप कंपनी से साझेदारी की है? तो किस देश के साथियों? मैं कहूंगा ताइवान आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि माइक्रोमैक्स ने ताइवान देश की स्टोरेज चिप कंपनी से साझेदारी की है। किसने ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो ये साथियों किसके द्वारा लिखित है? मैं कहूंगा दीपा मलिक के द्वारा लिखित है। बिल्कुल साथियों दीपा मलिक के द्वारा लिखित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि हाल ही में कहां 200 एकड़ में भारत की सबसे बड़ी एआई सिटी बनाई जाएगी? तो कहां साथियों बनाई जाएगी? मैं कहूंगा हैदराबाद में। बिल्कुल साथियों हैदराबाद में बनाई जाएगी। हैदराबाद आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन 500 बिलियन डॉलर नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। एलॉन मस्क का नाम आपको याद रखना है क्योंकि 500 बिलियन डॉलर नेटवर्थ तक पहुंच गए हैं पहले व्यक्ति एलन मस्क है इनका नाम। उसके बाद देखिए अब यहां से अगर बात करें साथियों, अब आपके मैथ्स के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। तो साथियों 10 सवाल देखिए 81 से लेकर 90 तक हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ के पूरे 10 सवाल देखेंगे और मैं कहूंगा इन 10 में से कितने आप सवाल सही कर पाते हो। क्या 5 सवाल सही कर पाते हो या 6, 7 या 10 के 10 कर लेते हो? तो जितने भी कर लेते हो अच्छी बात है, लेकिन कुल मिला के 10 बेस्ट कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको रिपीट एक तरीके से देखने को मिलेंगे दोबारा, पहली बार यहां और दोबारा बार आप अपने एग्जाम में देखेंगे इन सवालों को। तो कहने के 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 46 है। कहने के सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत बताइए। तो पहले तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिए, उसका औसत तो हम निकाल ही देंगे। तो पहले 10 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होंगी? मान लीजिए पहली क्रमागत विषम संख्या x है, दूसरी क्या हो जाएगी? x+2 हो जाएगी। एक काम ये करिए आप थोड़ा सा साथियों इसको छोटा कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए? इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। तो अगर पहली x हो गई और दूसरी क्या हो गई? x+2 हो गई, तीसरी साथियों क्या हो गई? x+4 हो गई और उसके बाद x+6 हो गई और फिर x+8 हो गई, ठीक है ना, और फिर x+10 हो गई, x+ साथियों क्या x+12 हो गई, ठीक है। और साथियों एक तरीके से अगर बात है x+14 हो गई, x+16 हो गई, x+16 और x+18 हो गई। तो ये कितनी हो गई देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि अगर हमने पहली विषम संख्या x मानी तो अगली विषम संख्या क्या होगी? अरे भाई x+2 ही तो होगी। मान लीजिए पहले, अगर मान लीजिए पहली संख्या विषम संख्या 7 है तो अगली क्या होगी विषम संख्या? इसमें जब आप 2 जोड़ोगे तो यही तो हमने करा है।
उसके अगली क्या होगी जब इस x में 4 जोड़ोगे। तो यही तो कॉन्सेप्ट साथियों लगा हुआ है। चलिए, तो कहा जा रहा है कि इनका औसत कितना है साथियों, 46 है। यानी कि अगर इन सबको जोड़ा जाता है, ठीक है, कितनी संख्या है साथियों, 10 है, तो 10 से भाग दिया जाएगा और इनको जोड़ा जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है साथियों, 46 आ जाएगा। ऐसे करके 46 आ जाएगा। अगर मैं कहूं इनका योग कितना होगा, तो 10 की गुणा 46 से कर दो, यानी कि इनका योग 460 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनका योग कितना है, इनका योग 460 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब कितनी एक्स हैं, तो साथियों मैं कहूंगा 10 एक्स हैं। नंबर्स को प्लस करो, 2 4 6 6 6 12 8 20 30 और 40 42 और 4 कितने हो जाएंगे, 42 47 44 45 46, यानी कि 56 और साथियों 16 और 18 को प्लस कर लो, 8 8 16 और ये आपका 22 हो गया, 7 8 9 यानी कि 92 यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल योग साथियों कितना हो गया आपका यहाँ पर साथियों, 92 हो गया। तो कोई दिक्कत, एक बार और प्लस कर लीजिए, 2 4 6 6 6 12 20 30 30 40 42, ठीक है, 42 और 14 कितने होंगे, 42 47 44 45 46 46 बोलो तो 56 ये हो गए, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर 2 बार 18 लिख दिए, ये 16 आएगा भाई साहब, ये 16 आएगा, ये 18 आएगा। तो इसको देख लीजिए, 6 6 12 और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, एक जाएगा 6 7 8, ठीक है, 2 जाएगा 7 8 9, यानी कि 90 कुल मिला के यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 90 यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए। तो साथियों बराबर क्या है, बराबर 460 है। तो देखिए 10x बराबर 460, अब माइनस का 90 हो जाएगा। 10x बराबर 460 में से 90 घटाओगे कितना बचेगा, एक बार साथियों मुझे बताइए। 16 में से अगर हम 9 करते हैं तो साथियों यहाँ पर 300 इतना हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं पहली विषम संख्या क्या है, x बराबर 37, तो ये 37 है। दूसरी क्या हो जाएगी साथियों, दूसरी 37 प्लस 2 कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। और चौथी कितनी हो जाएगी, 37 प्लस 4 41 हो जाएगी। ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है सबसे छोटी विषम संख्या, तो मैं कहूंगा 37, और सबसे बड़ी विषम संख्या ये है, यानी कि 37 प्लस 18 कितना होता है। तो साथियों 37 प्लस 18 देख लेते हैं, 37 प्लस 18 कितना होता है, तो यहाँ पर साथियों 55 होता है। तो 55, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत पूछ रहे हैं, तो 2 से भाग दे दो प्लस करके, 7 5 12 हो जाएगा और ये आपका 92 हो गया। 2 से कट कर दो, 2 चौक 8 2 छंग 12, यानी कि 46 इनका औसत निकल आएगा। और 46 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है। अब यहां पर अगर बात करें कि एक वस्तु को 242.50 में बेचने पर 3% की हानि होती है। यदि वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि अगर 13% लाभ पर बेचा जाए तो वो कितने रुपए की बिकेगी। देखिए मुझे सिंपल सी एक बात पता है कि अगर एक वस्तु को 242.50 है, लगभग 42.5 रुपए, ठीक है, 242 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 3% की हानि होती है, यानी कि वस्तु को 3% हानि, यानी कि 97% में बेचा जा रहा है। तो जब 97% में बेचा जा रहा है तो वो वस्तु 242 रुपए की बिक रही है। लेकिन अगर 13% के लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए की बिकेगी। देखिए 1% की वैल्यू निकाल लो, 13% लाभ का मतलब यह है कि उस वस्तु को 113% में बेचा जाना है, 113% में बेचा जाना है। तो 1% की वैल्यू साथियों कैसे निकलेगी, मैं आपको बता देता हूं। ये 97 नीचे आ जाएगा, ये 1% की वैल्यू हो गई। आपको 113% की वैल्यू निकालना है तो आप इसकी 113 से गुणा कर दीजिए, 113% की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो 1 लगाकर नीचे ये 0 आपके बढ़ जाएंगे। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये 97, इसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ 97 है ये। चलिए, तो इसको आप क्या कर लीजिए साथियों, इसको आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर अपना आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। चलिए क्या दिक्कत है, देखिए अगर इसको सबसे पहले साथियों मान लीजिए 5 से कट करे, 5 दूना 10, 0 आ गया। और इसको अगर कट करे 5 चौक 20, 4 जाएगा, ठीक है, 42 हो जाएगा, 5 8 40, 2 जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, 0 आ गया, ये कैंसिल हो गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको साथियों देखिए 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके सामने क्या क्या आ गया है, 485 गुणा 113, ठीक है, 2 और गुणा साथियों 97 आ गया। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब साथियों इसको किस चीज से कैलकुलेट करें मुझे जरा बताइए। 485 भाग अगर 97 हम करते तो कितना आता है। देखिए अगर ये 100 होता
ठीक है, तो 100 पंजे 500 हो जाता, लेकिन हर 100 में 3 कम है, हर 100 में 3 कम है, तो यहां पर 15 कम है, 3 पंजे 15, तो मैं कहूंगा 97 कम 97, 97 पंजे 485 होते हैं, तो ये भी कट हो गया। अब 5 की गुणा 113 से कर लो, या एक काम करो 2 से अगर इसको कट करोगे तो 2.5 आ जाएगा, यानी कि 113 की गुणा आपको किससे कराना है साथियों, 2.5 से कराना है, करा दीजिए। 5 3 15 हो गया, 5 एकम 5 और 1 6 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 2 से कट कर लीजिए, 2 3 6 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, तो कुल मिला के यहाँ पर 5 आ जाएगा और 6 12 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये किधर गया। तो कुल मिला के साथियों 1 नंबर के बाद पॉइंट था, 1 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 282.5 कहां पर लिखा हुआ है, 282.5 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, और इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब आपका क्या हो सकता है। साथियों पूरे 10 सवाल देखेंगे और 2 सवाल हो चुके हैं, अभी और 8 सवाल बाकी हैं। ये पूरी मैथ के 10 बेस्ट नंबर के साथ कॉन्सेप्ट है, और ये हर एक एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। चलिए तो अब बात करते करके एक्स की धनराशि, एक्स की एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, मतलब एक्स कोई बंदा है, ये अपने पैसों को 3 लोगों में बांटता है, ए में, बी में और सी में। कह रहे कि किस अनुपात में बांटता है, तो ए और बी को ये अपने हिस्सों का देता है 3:5 और बी और सी को अपने हिस्सों का देता है 4:7। तो कह रहे कि बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 1455 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, कुल मिला के आपसे कहा जा रहा है। देखिए अगर हम देखिए हमें क्या पता है, हमें अभी इतना पता है कि ए और बी का अनुपात कितना है, तो साथियों 3:5 है, ठीक है, और हमें साथियों बी अनुपात सी का अनुपात पता है कि 4:7 है। अगर कभी भी सवाल में ये दे रखा हो कि भैया ए अनुपात बी का अनुपात इतना है, बी अनुपात सी का अनुपात इतना है, तो साथियों ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है, देखिए 3:5 लिखा है तो 3:5 लिख दीजिए, और 4:7 लिखा है 4:7 लिख दीजिए, और ऐसे करके करा दीजिए गुणा। 3 चौक 12, 12 जो निकलेगा वो ए होगा, 4 पंजे 20, 20 जो निकलेगा वो बी होगा, 5 सत्ते 35, 35 जो निकलेगा वो साथियों आपका सी होगा, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। कहने के बी और सी के हिस्सों का अंतर कितना है, 1455 है, तो बी और सी के हिस्सों का अंतर यहां पर कितना है साथियों, 15 है, यानी कि 15x यहां पर कितना बताया गया है, 1455 बताया गया है, ठीक है। x की अगर बात करें, x का मान निकाल लीजिए, 1455/15 हो जाएगा। देखिए 15 अट्ठे 120, 15 नीमा 135 हो जाएगा, तो 15 नीमा 135 हो गया, 10 बचा, ये 5 जुड़ जाएगा, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, यानी कि 97 आ जाएगा। तो कुल मिला के साथियों कितना आ चुका है, 97 आ चुका है, ठीक है। x बराबर 97 तो आया है, लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है इस वाले x का मान, यानी कि टोटल धनराशि आपसे पूछी जा रही है। अच्छा, टोटल धनराशि कैसे आप निकालोगे, आप कैसे निकालोगे साथियों टोटल धनराशि, कि जब x बराबर 97 है तो ये क्या है, ये 12x है, ये 20x है, ये 35x है, इनको जोड़िए और इनकी गुणा इनसे करा दीजिए, यानी कि 35 20 45 55 हो जाएगा, 55 65 और 2 67 हो जाएगा, यानी कि 97 की गुणा 67 से साथियों यहां पर होगी। चलिए करा लीजिए, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 नीम 63, 64 65 66 67 यहां पर हो जाएगा, और 6 की अगर साथियों गुणा करते हैं तो 6 चंग 36, 6 सत्ते आपका 42 हो गया, 9 पंजे 45, 9 छंग 54 हो गए, 54 और 4 58 हो गया, 9 आ गया, 9 आ गया, ठीक है, और साथियों 14 आ गया और 6, यानी कि 6499 आना चाहिए। कुल धनराशि कितनी होगी एक्स की, तो मैं कहूंगा 6499 होगी, इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया। ये सॉल्यूशन है साथियों, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से सवालों के सॉल्यूशन करा रहा हूं। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की। कह रहे हैं कि ये 84वें नंबर का सवाल है, कह रहे कि 5 प्लस नहीं है साथियों, ये भाग है। अच्छा मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए 5 भाग कितना हो जाएगा, ये 5 भाग हो गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, और प्लस आपका प्लस ये हो गया, और ब्रैकेट के अंदर साथियों 3 गुणा 7 यहां पर आ जाएगा, और साथियों भाग आ जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको कैलकुलेट करना है कि यहां पर क्या आ सकता है। देखिए अगर साथियों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये 5 है, बिल्कुल 5 है, भाग आ जाएगा। अब 6 ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो साथियों ये गुणा आ जाएगा,
ठीक है ना, और प्लस आपका ब्रैकेट के अंदर साथियों 3 गुणा आपका 7 आ गया, 3 गुणा आपका 7 आ गया, भाग आ गया, और ये क्या आ जाएगा साथियों 5 गुणा 3 आ जाएगा। ऑफ का मतलब ही होता है साथियों 5 गुणा 3। तो ये बात क्लियर है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, देखिए 5 भाग, और ये 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 7 तियां कितना हो जाएगा साथियों, 7 तियां आपका 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 21 आ गया, ये भाग है, 5 तियां 15 हो जाएगा, 7 तियां 21 और 5 तियां 15 हो जाएगा। तो एक काम करिए, यहाँ 15 यहाँ पर लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, ठीक है, हो गया इतना। अब क्या होगा साथियों, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 5 भाग, अब देखिए, अब आप क्या करोगे, आप साथियों इसको कैलकुलेट करा लोगे, आप इसको एक काम करो, इसको कट कर लो, 3 सत्ते और 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको कर, अब देखिए 5 12 से करोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और ये 7 हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 5 भाग साथियों कितना आ जाएगा 67/5 आ जाएगा। अब एक काम करो, 5 इसको गुणा में बदल लो और उल्टा पलटी कर दो, यानी कि 5/67 यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों कुल मिला के 25/67 आपका आंसर आ जाएगा, और 25/67 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मुझसे पहले जिनका आंसर आया है उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मान लीजिए ये 3 संख्या है ए बी और सी, यानी कि तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, तो तीसरी संख्या से क्रमशः, ठीक है, दो संख्या एक तीसरी, यानी कि ये हो जाएगी 108 और ये हो जाएगी 128, ऐसे होगा। उन दोनों संख्याओं का अनुपात आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। चलिए, तो अगर 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 2 चौक, ठीक है, 2 छंग 2 चौक, ठीक है, 2 से कट करेंगे 50 आ जाएगा, 2 से कट करिए 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 तियां 2 दूना 25 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो ये इन दोनों संख्याओं का अनुपात हो जाएगा। इसका ही पूछ रहे हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मतलब पहली और दूसरी संख्या की बात की गई, तो पहली संख्या का अनुपात ये, दूसरी का ये, यानी कि 27:32 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपने तरीके से करा रहा हूं, ये आपको लंबा दिखेगा, इनसे करोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे, इसलिए जो मास्टर जैसे पढ़ाता है वैसे पढ़ो, तो आप पेपर को बड़ी आसानी से करेक्ट कर लोगे। इसलिए मैंने लिखा है कि किताबी भाषा में ये बहुत तगड़े सवाल हैं, बहुत सॉल्यूशन इनका कठिन है, लेकिन अगर मैं आपको कराऊंगा तो मैं आपको ट्रिकी वेज में कराऊंगा और आसानी तरीके से कराऊंगा, जिससे हर बच्चे की समझ में बहुत आसानी से आ जाए। चलिए, तो अब इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि 2800 मूल वाले जूतों की एक जोड़ी, एक जूता कंपनी 25% और 42% की 2 क्रमिक छूटें देता है, जूतों की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य साथियों क्या होगा। यानी कि अगर एक जूता 2800 रुपए का है और उस पर 25% की छूट दी जाती है, यानी कि उसको 75% में बेचा जाता है, और एक और छूट दी जाती है 42% की, तो 42% की छूट दी जाएगी, तो साथियों 58% में वो वस्तु बेची जाएगी। तो इसको आपको कैलकुलेट कराना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 25 तियां और 25 चौक आ जाएगा, ठीक है ना, 4 पंजे 4 एकम 4, 4 सत्ते आपका 28 हो जाएगा। क्या आपका रहा है, 7 तियां 21 गुणा 58, नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं है, तो इसको साथियों आप क्या करा लीजिए, इसको आप साथियों कैलकुलेट करा लीजिए। तो 21 की गुणा 58 से एक बार करा लीजिए, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 8 आ गया, 11 आ गया, यानी कि 1218 आपका जवाब हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब, यानी कि अगर 2800 रुपए की कोई वस्तु है, 25% की और फिर 42% की 2 छूटें दी जाती है, तो अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा, 1218 रुपए में वो चीज बिकेगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बता दीजिए मुझे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यानी कि 1 से बड़ी एक ऐसी संख्या है जिसे 4 से 5 से 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है। 500 से छोटी वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्थिति को संतुष्ट करेगी। तो सबसे पहले 4 5 6 लिखा हुआ है, यानी कि 4 5 6 का आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, 4 5 6 का एलसीएम निकालना, निकाल देते हैं साथियों एलसीएम। 2 से कट करेंगे 2 दूना 4, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 तियां 6, 2 से कट करेंगे ये आ जाएगा। अच्छा, अब एक बार 3 से कट होगा, एक बार 5 से कट होगा, तो 2 दूना 4,
4 तियां 12, 12 पंजे 60, तो 4 5 6 का एलसीएम कितना निकलेगा साथियों, यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करें तो 60 निकलेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर आपको हो गई, ठीक है, तरीके से क्लियर हो गई। अब यहां पर कहा गया है कि 500 से छोटी वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इस स्थिति को संतुष्ट करे, यानी कि आपको 60 की भाग देना होगी साथियों 500 से। ठीक है ना, तो अगर साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए 6 चंग 36, 6 सत्ती 42, 6 अट्ठे 48, यानी कि 60 अट्ठे कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। अब 20 यहां पर साथियों बच रहेगा, कितना बच रहेगा साथियों, 20 बच रहेगा। तो 500 में से साथियों आपका क्या, आपका पहले तो 20 क्या होगा साथियों, माइनस होगा, क्योंकि 20 एक्स्ट्रा आ रहा है, या 500 में से 20 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। यहां पर एक चीज बताई गई थी कि 4 5 6, ठीक है ना। अब कुल मिला के अगर बात करते हैं, ये 4 5, ये संख्या जो है ये 4 5 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। लेकिन यहां पर एक बात कही गई थी कि 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचना चाहिए। तो जब ये 4 5 6 से पूरी विभाजित हो रही है, अब जब इसमें 3 प्लस कर दोगे तभी तो साथियों, अब 4 से विभाजित करोगे 3 शेषफल बचेगा, 5 से करोगे तब भी 3 शेषफल, 6 से करोगे तब भी शेषफल 3। तो मैं कहूंगा 483 आपके इस सवाल का जवाब होगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, कहा जा रहा है कि एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। ठीक है, उसने पाया कि 330% संतरे और 18% केले सड़े हुए निकल गए। अच्छे फलों का प्रतिशत क्या है साथियों, मुझे बताइए। चलिए, तो दुकानदार ने, संतरे कितने, 600 है, इसमें से 30% संतरे सड़े निकल गए, तो 70% संतरे अच्छे निकले होंगे। ठीक है, 400 केले हैं जिसमें से 18% केले सड़े निकल गए, तो अब अच्छे केले कितने बचे होंगे साथियों, 82% बचे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक अगर समझ में आ गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, यानी कि 420 संतरे कैसे होंगे साथियों, अच्छे होंगे। 420 संतरे साफ सुथरे होंगे। इसको अगर कैलकुलेट करें, 4 दूना 8 आ गया, 4 अट्ठे 32 आ गया, यानी कि इधर 328 केले जो होंगे वो कैसे होंगे, वो फ्रेश होंगे, वो अच्छे होंगे। तो कुल मिला के अच्छे फलों का प्रतिशत बताइए। तो कुल मिला के अच्छे फल कितने हो गए, 420 प्लस 328, 420 प्लस 328 कितने हो जाते हैं, 8 4 7, यानी कि 748 आ जाएगा। तो इन 748 अच्छे फल निकले, इनको प्रतिशत में बदलना है, इसलिए गुणा 100 से 100 देंगे, और नीचे क्या होगा, नीचे इन सबका टोटल आ जाएगा, यानी कि 600 प्लस 400 कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो लगाएंगे, हटाएंगे तो पॉइंट यहां पर लगा देंगे। मैं कहूंगा 74.8% होंगे जो अच्छे फलों का ये प्रतिशत निकलेगा। 100% में से 74.8% फल अच्छे हैं, बाकी सारे खराब हैं। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और साथियों आप लोग मुझे बता दीजिए कि जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या होगा आपका जवाब। चलिए, तो कहा जा रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 60% 144 है, दूसरी संख्या का 30% कितना होगा बताइए। तो दो संख्या, मान लीजिए पहली संख्या क्या है, 3x है, और दूसरी संख्या क्या है साथियों, 4x है। तो पहली संख्या की अगर बात करें, पहली संख्या का 3%, ठीक है, पहली संख्या का 60%, पहली संख्या का 60% जो है ना वो साथियों 144 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेट होगी, बराबर लगाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 3x बराबर 144 गुणा 100 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगी, नीचे इसकी गुणा हो जाएगी, भाग हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करिए जरा साथियों। अच्छा, ये अगली बार में 3 जो है ना ये भी साथियों यहां पर आ जाएगा, यानी कि अब यहां पर जो बचेगा वो सिर्फ x बचेगा। चलिए, इसको कैलकुलेट कराइए साथियों जरा। ये 6 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से कट करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 3 7 21, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, यानी कि 8 और 10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 8 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो कुल मिला के वो संख्या हमें कितनी निकली है, 80 निकली है। ठीक है ना। तो कुल मिला के अब जब x, देखिए ये संख्या है 3x, ये जब ये 3x है तो कुल मिला के अब पहली संख्या अगर मैं आपसे पूछूं तो 3 गुणा 80 हो जाएगी, यानी कि 8 तियां 24, तो पहली संख्या 240 निकलेगी। और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 4 गुणा 80 हो जाएगी, क्योंकि x बराबर 80 आया, 4 अट्ठे 32, यानी कि ये आपकी 320 हो जाएगी। तो यानी कि दूसरी संख्या का 30% कितना होगा, यानी कि इस 320 का
320 का 30% कितना होगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 32 तिया कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि 96 हो जाएगा। तो 96 किस ऑप्शन में है साथियों, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जी डी जिनका भी आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आप लोग देखिए यहां पर अगर बात करें करके 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु के एक स्लैब को पिघलाया जाता है और उसको पिघलाकर घन के आकार में ढाला जाता है। करके घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कुल मिला के आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें सूत्र मालूम होना चाहिए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यहाँ पर आपसे ठीक है जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो मैं साथियों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देता हूँ, 6a² होता है। तो ये तो बहुत छोटा सा फार्मूला है, लेकिन हमें अभी a का मान नहीं पता है। a का मान हमें जब पता चल जाएगा तो हम साथियों 6 गुणा a उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो पहले हम a का मान निकालेंगे। a का मान साथियों कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, घन का आयतन और घनाभ का आयतन बराबर कहा गया है, ठीक है। क्योंकि साथियों एक तरीके से अगर बात करें, ये 16 सेंटीमीटर, 12, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक स्लैब को, ये आपका हो जाएगा घनाभ का आयतन, ठीक है। और इसको पिघलाकर एक घन के आकार में ढाला जाता है, यानी कि घन का आकार और घनाभ का आकार बराबर होगा। यानी कि घन का आयतन और साथियों क्या, घन का आयतन और घनाभ का आयतन, क्या साथियों, घन का आयतन और घनाभ का आयतन यहाँ पर क्या होगा साथियों, बराबर होगा। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है, ठीक है। और घनाभ का आयतन यहाँ पर कितना दे रखा है, 16 गुणा 12 गुणा 9 दे रखा है, 16 गुणा 12 गुणा 9 दे रखा है। तो यहां से हम निकालेंगे a और फिर वो चीज इसमें फिट करेंगे। तो देखिए साथियों, a³ बराबर कितना है, 16 गुणा 12 गुणा 9। अब एक काम करिए, देखिए 9 तो आप लिख सकते हो 3 गुणा 3, क्या साथियों 3 गुणा 3 लिख सकते हो। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 4, 4 को 2 गुणा 2 लिख दो, 2 गुणा 2 लिख दो। और 16 की अगर बात करें, 16 को इधर लिख लो, कोई दिक्कत इधर जगह नहीं ना, इस वजह से इधर साथियों 2 गुणा 2, 2 दूना 4, ठीक है, 4 दूना 8, फिर और फिर 2 आ जाएगा, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो अब इसमें से साथियों 3 3 के आप एक निकाल लो, जैसे कि 2 कितनी बार है, 1 2 और ये 3, ठीक है ना। तो 2 के ऊपर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें, ये 2 भी 3 बार है, तो इस 2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ये 3 कितनी बार है, ये 3 भी 3 बार है साथ, तो इसके ऊपर भी क्यूब आ जाए। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो मैं कहूंगा a³ बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 और साथियों क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब। तो इस क्यूब से ये क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा और a बराबर कितना निकल आएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12 निकल कर आ गया। हमें चाहिए था a का मान हमें पता चल गया 12, तो साथियों क्या करा लो, 6 गुणा 12 गुणा 12 a², 12 बर्रे कितने हो जाएंगे, 12 12 से गुणा कराओ 144 हो जाएगा। इसकी 6 से गुणा और करा दो, 6 चौक आपका 24 हो गया, 6 चौक 24, 26 हो जाएगा, 6 कम 6 मतलब 14 हो जाएगा। तो 1465 आना चाहिए। अरे भाई ठीक है, 144 की गुणा किससे कराना है साथियों, 6 से कराना है। तो कोई दिक्कत होगी, देखिए जरा कुछ, 6 चौक आपका 24 हो गया, ठीक है, 6 चौक 24, 25 26 हो गया, 2 आ गया, 6 कम 6, अच्छा 8 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा। तो 864 साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो ये 10 सवाल आप लोगों ने देखे मैथ के, और अब साथियों यहाँ पर 10 सवाल आप लोग देखेंगे इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश के भी तो साथियों 10 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें करके सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स आपको बताना है रेविश वर्ड का। तो रेविश वर्ड की अगर हम यहां पर बात करते हैं, रेविश का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, अगर अट्रैक्ट आप हो जाते हो किसी से, आपका कोई एक तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हो, तो उसको कहा जाता है रेविश। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, किसी से नफरत करना, कहीं ना कहीं किसी से प्यार करना, कोई आपको अच्छा लग गया, लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी से नफरत करना। तो मैं कहूंगा इसकी इंग्लिश कहां पर लिखी हुई है, अट्रैक्ट, चार्म, रिपेल या कैप्टिवेट। मैं कहूंगा रिपेल का मतलब होता है नफरत करना किसी से। तो इस प्रकार रेविश का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए जिसकी स्पेलिंग यहां पर आपको सही नहीं लग रही है साथियों, मुझे बताइए। देखिए, सब्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है,
हैबिटेशन की स्पेलिंग में दिक्कत है, डबल बी नहीं आता है, सिंगल बी आता है। एस्टिमेशन की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, प्रेजेंटेशन की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, इसमें सिंगल बी आना चाहिए, डबल बी नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे के द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, यानी कि आपको इसमें बताना है कि दिक्कत कहां पर है। 4 सेगमेंट है, आई हैव बीन एक ये हो जाएगा, और रीडिंग दिस बुक एक ये हो जाएगा, सिंस एक ये हो जाएगा, और साथियों 2 डेज एक ही हो जाए। इसमें दिक्कत कहां पर, देखिए यहां पर एक एक्यूरेट चीज बताई गई कि 2 दिन, तो यहां पर 2 दिन की जगह पे सिंस नहीं आना चाहिए साथियों, फॉर का इस्तेमाल आना चाहिए था। तो ग्रामेटिकल एरर कहां पर है साथियों, सिंस में है, सिंस नहीं आना चाहिए था, फॉर आना चाहिए था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा आपसे जा रहे कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स वन हु कैन यूज आइदर हैंड इजिली, यानी कि जो अपने आइदर हैंड दोनों हाथों का इस्तेमाल इजिली कर ले उसको क्या कहा जाएगा। तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो उसको साथियों एम्बिडेक्स्ट्रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्बिडेक्स्ट्रस कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है साथियों, मुझे बताइए। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एवरीवन, हर कोई, प्रत्येक। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे के कहा जा रहा है साथियों सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूशन द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द बैक्टीरिया इन द रूट्स ऑफ ल्यूगमिनस प्लांट्स सबमर्ज नाइट्रोजन इन द सॉइल ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन है, इसकी जगह पे कौन सा वर्ड आना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। एनालाइज, एक्सपेंड, कन्वर्ट, बताइए। तो देखिए जो बैक्टीरिया है रूट्स में, इनका लेगुमिन्स प्लांट्स सबमर्ज नाइट्रोजन इन द सॉइल ऑफ कंपाउंड। तो ये साथियों सबमर्ज नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कन्वर्ट आना चाहिए। क्या, कन्वर्ट आना चाहिए। कन्वर्ट कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एंटोनिम्स आप लोग बता दीजिए किसका साथियों, बिसीज का। तो बिसीज की अगर बात करते हैं साथियों, रिक्वेस्ट करना इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है साथियों, रिक्वेस्ट करना इसका मतलब होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, ऑर्डर देना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑर्डर देना। तो मैं कहूंगा कमांड देना या कमांड करना। कमांड का मतलब ही तो ऑर्डर ही होता है। तो बेसिज का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर सो दैट प्रोटेक्टिव। ठीक, अब यहाँ पर मेजर कैन बी टेकन थ्रो लेजिस्लेशन आएगा, या मेथड आएगा, इवेंट्स आएगा, या डीलिंग आएगा, बताइए। तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, मेजर्स आ जाएगा। मेजर्स आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजिली। क्या, समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजिली आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि जो मतलब बहुत आसानी से कैरी कर लिया जाए, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाए बहुत आसानी से, उसको डिलीवरेबल कहेंगे, नहीं ट्रांसफरेबल कहेंगे, प्लॉजिबल कहेंगे, नहीं साथियों पोर्टेबल कहेंगे। क्या साथियों, पोर्टेबल कहेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यहां पर आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है साथियों ल्यूर वर्ड का। ल्यूर की अगर बात करें, देखिए ल्यूर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप देखकर उससे क्या हो गए साथियों, आप उससे आकर्षित हो गए। क्या हो गए, आप उससे आकर्षित हो गए। तो इसका आपको सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बताना है। इसका सिनोनिम क्या होगा, रिपल्सन होगा, इंडिकेशन होगा, अट्रैक्शन होगा, या वार्निंग होगा। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में साथियों बताना है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।